एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। नीति शास्त्र। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, फिर नीति शास्त्र, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एड प्लस मिनिस्ट्रियर, इस तरह का शब्द होता है, और इसका मतलब होता है लोगों की देखभाल करना, लोगों की देखभाल करना। तो आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव होगा सारे लोगों की क्या करना, देखभाल करना, ये जिम्मेदारी आपकी होगी। तो जो भी पब्लिक वेलफेयर के काम है वो सारे आपके माध्यम से होंगे। क्लियर है? इसे हम कहेंगे लोक कल्याण। तो हम कह सकते हैं ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो क्या कह सकते हैं, पब्लिक वेलफेयर। इसको हम क्या कहेंगे हिंदी में, लोक कल्याण। क्लियर? तो जैसे जैसे भारत की शासन व्यवस्था मजबूत हुई तो हमने संविधान के हिसाब से भी इस भाग को समझा। तो हमारे संविधान में एक भाग है 4, और इसे हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। नाम सुना आपने? नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं कि जो प्रशासक होते हैं उनकी कोई ना कोई आचार संहिता होनी चाहिए, यानी उनके व्यवहार का कोई ना कोई मानक होना चाहिए, कोई काडर होना चाहिए। बिना काडर के, बिना संवर्ग के, बिना मानक के, बिना ऑब्जेक्टिव के, बिना डायरेक्शन के वो लोग काम नहीं कर सकते। तो उनका एक डायरेक्शन होना चाहिए, और वो डायरेक्शन कैसा हो, तो जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा है, सबको रोजगार देना है, ठीक है, महिलाओं की रक्षा करनी है, मातृत्व सुरक्षा करनी है, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना है, कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करनी है। ऐसी सारी बातें आपको कहाँ मिलेगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। कहाँ मिलेगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो संविधान बनाने वालों ने तब से ये अप्रोच बनाई कि जैसे जैसे हमारे देश के लोग सिस्टम में मजबूत होंगे तो वो लोग पब्लिक वेलफेयर का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, पब्लिक वेलफेयर। अनुच्छेद 38 कहता है राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य मतलब सरकार, राज्य का मतलब कौन होगा, सरकार। इस तरह की बातें हमारे संविधान में शुरू से थी। अब इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे हमारी शासन व्यवस्था मजबूत हुई। सबसे पहले 2 अक्टूबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कार्यक्रम लागू किया था जिसका नाम था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। बताया था आपको, प्रीलिम्स में हमने ये सारी बातें देखी। कौन सा कार्यक्रम था ये, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसको नेशनल एक्सटेंशन सर्विस के माध्यम से चौतरफा सफल बनाने की पॉलिसी लगाई गई, लागू की गई कि ये प्रोग्राम जो होता है हर जन तक पहुंचना चाहिए, और जन जन तक लोगों की देखभाल के लिए कई तरह के कॉन्सेप्ट डेवलप हुए। सरकार ने योजनाएं लागू की, कार्यक्रम लागू किए, और राष्ट्रीय विस्तार सेवा लागू की। ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए एक मॉडल लागू किया, बीडीओ जीप मॉडल। कौन सा मॉडल था, बीडीओ जीप मॉडल। लेकिन ये मॉडल जो था ये थोड़ा सा फेलियर हुआ। क्या हुआ, फेलियर हुआ। फेलियर होने का लॉजिक सामने आया कि बहुत बड़ा करप्शन हुआ। लोगों ने अपने ऑब्जेक्ट, या ये कहें कि जो आचार संहिता है जिसके अनुकूल व्यवहार होना चाहिए, आचरण होना चाहिए, उसके अनुकूल व्यवहार नहीं किया। इसका मतलब लोगों में किसकी कमी पाई गई, नैतिकता की कमी। जो प्रशासन में लोग हैं उनमें किसकी कमी पाई गई, नैतिकता की। धीरे धीरे हमारे देश में और भी ऐसी कई कमेटी बनी, जैसे एक कमेटी थी संथानम कमेटी। कौन सी कमेटी थी, संथानम कमेटी। ये 1962 से 64 के बीच बनी, और इसने बहुत सारे सुझाव दिए थे। आपने प्रीलिम्स में देखा हो, इसने कहा था देश में लोकपाल या लोकायुक्त होना चाहिए। इसने कहा था देश में करप्शन मामलों की जांच के लिए सीबीआई का गठन होना चाहिए, और इसने कहा था देश में जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन मामलों की सुनवाई के लिए या उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होना चाहिए, सीवीसी का गठन होना चाहिए। किसने कहा था ये, संथानम कमेटी। इसके अलावा भी फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की हनुमंतैया की अध्यक्षता में, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में, और भी
राजस्थान में हरिश्चंद्र माथुर की अध्यक्षता में कमीशन, शिवचरण माथुर की अध्यक्षता में कमीशन, ऐसे बहुत सारे टास्क हुए ताकि प्रशासन में भ्रष्टाचार की समस्या क्या हो, खत्म हो। लेकिन आप कह सकते हैं ये दीमक की तरह प्रशासन में जा चुका था। तो 2009-10 के बाद सिविल सर्विस की परीक्षा में थोड़ा सा पैटर्न बदला और उसके बाद से ये कहा गया कि सब केवल विषयों के अध्यापन से कुछ नहीं होता। इस तरह के बच्चे यदि पढ़ के आगे आ भी जाते हैं तो उन्हें मॉरल वैल्यूज और एथिकल कॉन्सेप्ट पता नहीं होते और ऐसे लोग करप्शन में इन्वॉल्व पाए जाते हैं। तो क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं इनके सिलेक्शन के टाइम से ही एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके माध्यम से इन्हें दर्शन शास्त्र का, इन्हें प्रशासन का और इन्हें नीति शास्त्र यानी नैतिक नियमों का ज्ञान दिया जाए, ताकि ये मुख्य परीक्षा के अप्रोच में लिखते समय ही इनको इन सब चीजों का पता हो। कर्तव्य क्या होता है, सद्गुण क्या होते हैं, शुभ क्या होता है, रित क्या होता है, ऋण क्या होते हैं, नैतिक नियम कौन से होते हैं, महापुरुषों ने कौन कौन सी शिक्षाएं दी है, दर्शन शास्त्र विषय का क्या सार होता है, कौन से वैदिक दर्शन होते हैं, कौन से ईश्वरवादी दर्शन होते हैं, ईश्वर, आत्मा, जन्म, पुनर्जन्म, ये सब अवधारणाएं क्या होती है। तो ऐसी कुछ मॉरल वैल्यूज, ऐसे कुछ मॉरल कॉन्सेप्ट या एथिकल कॉन्सेप्ट इनको शुरू से बताने चाहिए। तो 11-12 के बाद से भारत के ज़्यादातर पीसीएस में और यदि हम कहें यूपीएससी में भी इस तरह के सिलेबस को जोड़ना शुरू किया। यूपीएससी में जो सिलेबस है उसे इस नाम से जाना जाता है, उसे कहते हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये तीनों शब्द हमारे कोर्स में भी है। ये तीनों शब्द यदि हम देखें तो इसका मतलब हमारा सिलेबस यूं देखा जाए तो यूपीएससी से ज़्यादा ब्रॉड है, व्यापक है। लेकिन वही है कि हमारे सिलेबस में कहीं कहीं इन्होंने चीज़ों को हाईलाइट कर दिया है, जैसे गांधीयन एथिक्स, तो वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हाईलाइट नहीं है, लेकिन हमारे कोर्स में हाईलाइट है, इसलिए बच्चा सब पढ़ता है। लेकिन जब आप सिलेबस देखोगे तो आपको ये तीनों शब्द देखने को मिल सकते हैं। स्पेशली ये दो शब्द तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, एथिक्स और इंटीग्रिटी। तो वहाँ पे इन तीनों को अलग अलग फॉर्म में रखा गया है, एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, इस तरह से पूरा सब्जेक्ट रखा गया है। लेकिन हमारे कोर्स में इसको नाम दिया गया है क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। तो पहले तो आपको ये जानना है कि जितने भी एथिकल कंसेप्ट आप पढ़ोगे उसका एप्लीकेशन आप किस में यूज करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन में। जैसे रित है या ऋण है या कर्तव्य है या गांधी का एथिक्स है या भगवत गीता का सार है, कोई भी सिद्धांत है, उसको आपको किस में प्रयोग करना है, प्रशासन में। जैसे पूछते हैं ना, नैनो टेक्नोलॉजी का प्रशासन में क्या उपयोग है, मान लो बन जाए सवाल, भाई कोई भी थीम आपको एडमिनिस्ट्रेशन में पूछा जा सकता है। वैसे पूछा गया भारतीय संविधान में प्रशासन को लेकर क्या क्या बातें कही गई है, तो ऐसे कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर पूछा जा सकता है। जैसे पिछली बार पूछा गया था, रित का कॉन्सेप्ट जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे प्रमोट करता है, मजबूत करता है, प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे मजबूत करता है, रित की अवधारणा से प्रशासन कैसे मजबूत हो सकता है, इस तरह का सवाल पूछा। ऐसे ही पूछा जा सकता है ऋण, जो वेदों में डिसाइडेड थे या वेदों में दिए गए थे, वो ऋण प्रशासन में किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं, आप इनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। जैसे एक सवाल पूछा कि भगवत गीता के या अर्जुन के सामने बहुत सारे द्वंद्व थे। अर्जुन जब युद्ध में जा रहा था तो उसके सामने द्वंद्व थे। द्वंद्व ये था, एक तो उसे अपने भाइयों से लड़ना है, एक उसे साम्राज्य के लिए लड़ना है, एक उसे अपने धर्म के लिए, अपने कर्तव्य के लिए लड़ना है। तो वो कंफ्यूज था कि लड़ाई की जाए या नहीं की जाए। उसके सामने बहुत सारे द्वंद्व थे। द्वंद्व मतलब वो इधर जाए या उधर जाए, क्या करे, वो कंफ्यूज था। तो ऐसे में उसके द्वंद्व का निराकरण किसने किया था, भगवान श्री कृष्ण ने किया था। और उसी दिशा में एक पूरा डेवलपमेंट हुआ भगवत गीता का। तो ऐसे ही आपके प्रशासन के जीवन में आपके सामने द्वंद्व आ जाए तो भगवत गीता के कौन से सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए आप अपने द्वंद्व का निराकरण कर सकते हैं। तो उसमें स्वधर्म की बात है, उसमें निष्काम कर्म की बात है, उसमें लोक संग्रह यानी सामाजिक कल्याण की बात है। तो वो सारे सिद्धांत, उसमें पुरुषार्थ की बात है, उसमें आपको अपने वर्ण के अनुसार अपने कर्तव्यों के पालन करने की बात है। तो ऐसी बातें जो भगवत गीता में है वो आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो सार ये है कि जब हम लोग इन चीज़ों को उठाते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें
ये देखना है कि प्रशासन में इनका क्या उपयोग है। हर कॉन्सेप्ट के साथ हमें एप्लीकेशन को जोड़ना जरूरी है। और एप्लीकेशन मतलब उपयोग, एप्लीकेशन मतलब उपयोग। कौन सी दिशा में उपयोग? प्रशासन की दिशा में उपयोग। अब ऐसे तो एक एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट जुड़ गया, जैसे सेकंड एआरसी में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में ये बात सामने आई। इनका एक चौथा रिपोर्ट भी था, सेकंड एआरसी का 4th रिपोर्ट, जिसका टाइटल ही था प्रशासन में नैतिकता। टाइटल ही क्या था? प्रशासन में नैतिकता। किसका रिपोर्ट था ये? सेकंड एआरसी का 4th रिपोर्ट था, जिसका टाइटल था प्रशासन में नैतिकता। इतना बड़ा रिपोर्ट जारी किया किसने? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने। और उसमें गांधी के स्टेटमेंट से काम शुरू होता है। और गांधी सबसे पहले कोटेशन देते हैं। गांधी के कोटेशन आपको 30-50 याद करने पड़ेंगे। आप यदि सिलेबस में आगे जाएंगे तो मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क के तौर पे भी कहूंगा कि गांधी के बहुत सारे स्टेटमेंट हम मेंस में यूज कर सकते हैं, क्योंकि गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भगवत गीता के कई कॉट होते हैं, जैसे आप संस्कृत में पढ़ते हैं तो वो कुछ 2, 4, 10, 20 कॉट भी आप तैयार कर सकते हैं। उसका आपको क्या फायदा होगा? आप मेंस में यदि उनको प्रयोग करेंगे तो आपके आंसर राइटिंग में थोड़ा सा अप्रोच अच्छा होगा। तो गांधी ने इस रिपोर्ट के शुरुआत में गांधी का जो कोट लिया गया, कोटेशन लिया गया, वो ये था, यदि आप विश्व में परिवर्तन करना चाहते हैं, यदि आप विश्व में परिवर्तन करना चाहते हैं तो पहले स्वयं में परिवर्तन करके देखो। आप दुनिया को बदलने की हैसियत रखते हैं, दुनिया को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको किस में बदलाव करना पड़ेगा? खुद में बदलाव करना पड़ेगा। इस बात से प्रशासन में नैतिकता की रिपोर्ट शुरू होती है। तो उसमें बहुत सारी बातें बताई गई। उसमें कहा गया, आप सब भी जानते हैं व्यावहारिक तौर पे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी दुविधाएं हैं। स्थानांतरण हो जाए तो करप्शन होता है, सैलरी कम हो जाए तो कम प्रमोशन नहीं होता है तो करप्शन होता है। मतलब जगह जगह करप्शन के लोग ये जानते हैं, टेबल के ऊपर से जितनी कमाई है उससे ज्यादा टेबल के नीचे से। तो ये बहुत ही मतलब कहा जाए तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारे लिए विडंबना है कि हम प्रशासन में जाने के बाद सेटिस्फाई कभी नहीं होते हैं और हमें हमेशा धन की आवश्यकता पड़ती है। और इसीलिए एक इंसान कई तरह के व्यभिचार में या भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व रहता है। तो वो चीज़ गलत है। आपको प्रशासन में जाने के बाद नैतिक होना बहुत जरूरी है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, कोई भी सार्वजनिक पद पे बैठा हुआ आदमी उतना ही इंटीग्रिटी का पालन करना चाहिए, मतलब उतना ही सत्यनिष्ठता का पालन करना चाहिए। योजना आयोग ने भी जब स्टार्टिंग अपना पहला पंचवर्षीय योजना दिया था तो उसके पैरा 7 में ये लिखा था कि जो आदमी योजनाओं का काम करेगा या जितने बड़े ऊंचे पद पे होगा वो उतना ही मॉरल बेसिस पे मजबूत होना चाहिए। जैसे जजों के लिए कहा जाए, यदि एक जज करप्ट हो जाए तो पता नहीं कितनों का भविष्य खराब कर देगा। तो नैतिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। और हमारे सिस्टम में भी नैतिकता नहीं है। लोग प्रशासन में आ जाते हैं तो उनमें ना तो सहानुभूति है, ना समानुभूति है, ना करुणा है, ना दया है, ना कोई त्याग है, ना कोई स्वाभिमान है। पैसे के चक्कर में कमजोर वर्गों का आघात होता है। अपने घर को मजबूत और दूसरी चीजों को कमजोर करने की पॉलिसीज पे ज्यादा फोकस होता है। नेताओं के साथ में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, किसी तरह की पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी नहीं होती है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आगे जाके सिस्टम को खराब करती है। इसीलिए 2011 के बाद से पाठ्यक्रमों में इस शब्द को बहुत ही ज्यादा मजबूती से जोड़ा गया। और वो शब्द कौन सा है? एथिक्स। क्लियर है? तो हम यूं देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? लोगों की देखभाल करना, लोगों की देखभाल करना। लेकिन लगता नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे शब्द पे फोकस करता है। हालांकि ऐसा नहीं है। जब बाढ़ आ जाए, आपदा आ जाए, डिजास्टर आ जाए, अभी कोविड में आपको देखा होगा कि प्रशासन का हर आदमी मुस्तैद था, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे दूसरा कोई प्रशासन हो, सबने अपना अपना ड्यूटी निभाया। कहीं कुछ गलतियां नजर आती है, इतना बड़ा देश है तो गलतियां होगी, लेकिन नो डाउट नहीं होनी चाहिए। और यदि कोई गलती करता है तो उसको क्या करना चाहिए? पाबंद करना चाहिए। उसके खिलाफ क्या लेना चाहिए? एक्शन लेना चाहिए। एक यहां पे शब्द है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब यदि हम बहुत ही व्यवहारिक भाषा में बोले तो ईमानदारी। क्या बोलते हैं इसको? ईमानदारी। थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज बेसिस पे बोला जाए तो बोलते हैं सत्यनिष्ठता। सत्यनिष्ठता का मतलब बहुत सारी चीजों में है। जैसे एक आदमी उसी बात का श्रेय ले जो उसने किया है। क्लियर है? जैसे
एज अ टीचर मैं उसी बात का श्रेय लूं जो मैंने किया है, और मैं नहीं करूं और उसका मैं श्रेय लेता हूं, इसका मतलब मेरे में क्या नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है। तो इंटीग्रिटी ईमानदारी से बहुत बड़ा शब्द है, और सिस्टम में ईमानदारी एक निजी तौर पे भी हो सकती है। जैसे मेरे प्रति मेरे घर के लोग ऑनेस्ट हो सकते हैं, ऑनेस्टी आपको एक मालिक और नौकर में भी मिलेगी, लेकिन सिस्टम में ऑनेस्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द कौन सा है, इंटीग्रिटी। तो ये आपके कोर्स में एक शब्द है एप्टीट्यूड, हालांकि हमारे कोर्स में इतना इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी इसे बोलते हैं अभिक्षमता, या इसे बोलते हैं अभिरुचि, या इसे आप केवल रुचि कह दे तो भी चलेगा। देखो अभिक्षमता का मतलब क्या होता है, अभिक्षमता का मतलब ये होता है कि हम क्या कर सकते हैं जीवन में। तो कोई आदमी मॉरली कितना मजबूत हो सकता है, उसकी किन चीजों में रुचि है। एक तो होता है रुचि, एक होता है अभिरुचि। अभिरुचि थोड़ा सा सैद्धांतिक कॉन्सेप्ट है, रुचि हमारी निजी तौर पे भी हो सकती है, रुचि हमारी निजी तौर पे भी हो सकती है, इंटरेस्ट आपका कई चीजों में हो सकता है। तो ऐसे एक शब्द है अभिक्षमता, ये आपकी क्षमता से संबंधित है। जैसे आप जीवन में क्या कुछ कर सकते हैं, जैसे कोई कहे कि मैं डिफेंस में जाके देश के प्रति समर्पण रखता हूं और देश की सेवा करना चाहता हूं, तो ये उसकी क्या कहलाएगी, अभिक्षमता। क्या कहलाएगी, अभिक्षमता। जैसे आप में से कोई सोचे, आप में से किसी को पूछे कि आप प्रशासन में क्यों जाना चाहते हैं, तो आप कहो कि मैं सिस्टम में जाने के बाद सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करूंगा, एक बहुत ही बेहतर एसडीएम या आरपीएस बन के इस सोसाइटी को बताऊंगा, और सोसाइटी में जितनी भी गलत चीजें उनका निराकरण करूंगा, अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से इंटीग्रिटी का पालन करूंगा, क्योंकि मेरी अभिरुचि है। तो एक आदमी के अंदर जो क्षमता होती है जिससे वो बहुत बेहतर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई ऐसा बच्चा जो अभी से ऑनेस्ट है, अभी से इंटीग्रिटी का पालन करता है, उसका सिस्टम के प्रति क्रेज बहुत अच्छा है, वो चीज़ों को बहुत अनुभव के साथ सीखता है, समझता है और उसको अडॉप्ट करके इम्प्लीमेंट करता है, तो ऐसे आदमी में आने वाले टाइम में अभिक्षमता का और अच्छा विकास होता है। तो ये 3 शब्द है, अभी ज़्यादा डिटेल नहीं हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे कोर्स में ऐसा कुछ नहीं, हमारे कोर्स में क्या है, प्रशासनिक नीति शास्त्र, और कल मैंने आपको सिलेबस बताया, हमने इसको 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, 3। तो दूसरा शब्द है हमारे कोर्स में, कौन सा है, एथिक्स। कौन सा शब्द है, एथिक्स। तो एथिक्स जो शब्द है, एथिक्स जो भी आप कहें, ये एक शब्द से निकला है जिसको कहते हैं एथिकोस। क्या कहते हैं, एथिकोस। और एथिकोस का मतलब होता है आदत से पनपने वाला। क्या मतलब होता है, आदत से पनपने वाला। तो धीरे धीरे करते करते करते, देखो इसमें ये कहा गया कि एक आदमी की सबसे पहले कोई ना कोई कार्य होता है, कार्य करते करते क्या बन जाती है, आदत। कार्य करते करते क्या बन जाती है, आदत। धीरे धीरे वही आदत आगे जाके क्या बन जाता है, व्यवहार। वही आदत आगे जाके क्या बन जाती है, व्यवहार। और वही व्यवहार आगे जाके क्या बन जाता है, चरित्र। क्या बन जाता है, चरित्र। जैसे बचपन से आप ऐसी कई कहानियां सुनते हैं कि मां ने चोरी करने पे डांटा, तो गलत आदतों में इंसान नहीं गया, ठीक है, गलत आदतों में नहीं गया तो उसका व्यवहार बदल गया और धीरे धीरे उसका चरित्र सुदृढ़ हो गया। लेकिन मां ने चोरी करने से नहीं टोका और कह दिया बेटा कोई बात नहीं, तो धीरे धीरे चोरी करने की क्या बनेगी, आदत। वही आदत आगे जाके क्या हो जाएगा, व्यवहार। और वही व्यवहार आगे जाके क्या हो जाएगा, चरित्र। क्लियर है। अब वो जो चरित्र होगा, उस चरित्र में यदि हम कहें कि किसी के कैरेक्टर के अंदर जितनी पॉजिटिविटी होती है, चरित्र में जब ऐसे शब्द आने शुरू हो जाए, क्या, शुभ, कर्तव्य, ठीक है, सद्गुण, भाई इसका उल्टा भी हो सकता है। इसका उल्टा क्या होता है, अशुभ। इसका उल्टा क्या होता है, दुर्गुण। ऐसे नाम सुने ना आपने। उचित कार्य करने लग जाए, अनुचित नहीं। तो जब चरित्र इनसे संबंधित हो जाता है तो कुछ मानक बन जाते हैं, यानी स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं, कुछ सिद्धांत बन जाते हैं, जिसे प्रिंसिपल कहते हैं, कुछ थ्योरीज बन जाती हैं, और उनसे संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, एथिक्स। उनसे संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, एथिक्स। तो 2 कंसेप्ट आपके कोर्स में डिवाइडेड है, एक तो है एडमिनिस्ट्रेशन
और दूसरा है एथिक्स। तो इसका मतलब जब भी आप किसी को पढ़ोगे, जैसे आपने गांधी पढ़ा, तो गांधी ने जितने सिद्धांत दिए, जितने मानक दिए, जितने कॉन्सेप्ट दिए, उसको आपको किसमें प्रयोग करना पड़ेगा? प्रशासन में। जैसे गांधी का न्यासधारिता एक सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप। तो गांधी कहते थे कि पूंजी होनी चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए, लेकिन उतनी ही कैपिटल का कंजप्शन करना है जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, और शेष पूंजी को गरीबों के डेवलपमेंट हेतु खर्च करना चाहिए। तो एक ट्रस्टी बनकर आदमी काम करे, अपनी पूंजी में से उतनी ही पूंजी का उपभोग करे जितनी उसे आवश्यकता है, और शेष पूंजी का गरीबों के डेवलपमेंट के लिए काम करे। तो कहता था इससे अमीरों का तो मॉरल डेवलपमेंट होगा जो उसे चाहिए, अमीर को क्या चाहिए? मॉरल डेवलपमेंट। और गरीबों का कौन सा? फिजिकल डेवलपमेंट। आज के समय में अमीर को चाहिए नैतिक उत्थान और गरीब को चाहिए भौतिक उत्थान, फिजिकल डेवलपमेंट, आर्थिक उत्थान चाहिए। अब ये गांधी ने एक सिद्धांत दे दिया, इसे नाम दिया न्यासधारिता। क्या नाम दिया? थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप। अब पिछली बार यह सवाल पूछा था, अब पूछा जाए कि गांधी के इस सिद्धांत का प्रशासन में क्या उपयोग है? तो प्रशासन में उपयोग हो सकता है, कई तरह से हो सकता है। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी कुछ कैपिटल को गरीबों को पढ़ाने में, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा बनता है तो वो पैसे का सदुपयोग भी करते हैं। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा जो एम्प्लॉयमेंट में या बिजनेस में जो लोग हैं, कॉर्पोरेट में जो लोग हैं, उनके लिए थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप और ज्यादा इंप्लीमेंट होता है। गांधी के और भी कई सिद्धांत है, सर्वोदय है, गांधी का सत्याग्रह है। तो बहुत सारे सिद्धांत जो है उसको आप प्रशासन में कैसे उपयोग करोगे? बात समझ में आ रही है? जैसे बचपन से एक बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, कहते हैं कि छोटे बच्चे में नैतिकता नहीं होती है, छोटे बच्चे में नैतिकता नहीं होती। अब छोटे बच्चे से मतलब कहीं जाओ आप, 2-5 साल के बच्चे को देखो, अब किसी ने छोटे बच्चे को उठाया और उसने पॉटी कर दिया, सुसु कर दिया, या किसी ने छोटे बच्चे ने बड़े के थप्पड़ मार दी, 3 साल के बच्चे को उठाया और उसने थप्पड़ मार दी। अब आप कहो कि माँ बाप ने इसको कुछ नहीं सिखाया, अब इतनी जल्दी सीखने की उम्र थोड़ी है। तो नैतिक नियम जो होते हैं उन्हीं के लिए लागू होते हैं जो इसकी पालना करने में सक्षम होते हैं। तो इसको लेके बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा आपको, बहुत डिटेल है, ठीक है। जैसे 7 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नैतिक नियम लागू नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे आप सभी के लिए नैतिक नियम लागू होते हैं। तो नैतिकता ही है कि आप मुझे सुन रहे हैं कि स्टूडेंट का अपने प्रति, टीचर के प्रति जो समर्पण, वो क्या होता है? टीचर्स को सुनना, उसे अडॉप्ट करना, उसकी बात को समझना, लिखना, ये क्या है? नैतिकता है। नैतिकता आपको कहती है आप एक जगह ढूंढोगे, क्लास में आओगे और बैठ जाओगे। समझ आ रही है? ये सब नैतिकता है। समझ आ रही बात? जहां आपको लगा कि अब सही मौका है, आपका कॉन्शियसनेस आपको अलाउ करेगा, आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी, आप सर से सवाल पूछोगे। तो इसका मतलब नैतिकता हमारे इर्द गिर्द है, हमारे बहुत पर्सनल है, लेकिन हम इसको यदि बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल होके पढ़ेंगे तो थोड़ी दिक्कतें होंगी। हमें इसे प्रैक्टिकल फॉर्म में पढ़ना है। तो पहली बात, मैं वापस कंक्लूड करता हूं चीजों को, कि हमारे कोर्स में प्रशासनिक नीति शास्त्र है। इसका मतलब जितनी भी चीजों की गतिविधियां होगी उसे हमें किस में उपयोग करना पड़ेगा? प्रशासन में। किस में उपयोग करना पड़ेगा? प्रशासन। चाहे पूछा जाए प्रशासन में कर्तव्यों का क्या महत्व है, विस्तार से समझाइए। अब ये बहुत सिंपल लगेगा आपको सवाल सुनने में, लेकिन जब इसको लिखने बैठेंगे तो सोचेंगे कौन से कर्तव्य? बहुत सारे कर्तव्य हैं, और इन कर्तव्यों की बात आपको कहां मिलेगी? भाग 4 में मिल जाएगी। भाई देखा जाए तो प्रशासन के कौन से कर्तव्य होने चाहिए, वो सब कहां लिखे हुए हैं? आर्थिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना, आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए कार्य करना, कमजोर वर्गों के लिए थोड़ी समानुभूति या सहानुभूति या उन वर्गों के सशक्त करने की योजना बनाना। समझ आ रही बात? तो सारी बातें आपको कहां मिलेगी? मद्य निषेध, हेल्थ प्रोटेक्शन, शिक्षा का प्रसार, ये सब बातें आपको कहां मिलेगी? भाग 4 में। और ये किसके कर्तव्य होंगे? प्रशासन के या एडमिनिस्ट्रेटर के। ऐसी बहुत सारी बातें आप संविधान से भी उठा सकते हैं। क्लियर है? अब थोड़ा आगे आते हैं। यदि हम हमारे इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहें तो हम इसको 3 परिप्रेक्ष्य में डिवाइड करते हैं। कितने परिप्रेक्ष्य में? 3। पहला
दर्शन शास्त्र, और इसको हमने क्या नाम दिया? फिलोसॉफी। अच्छा, दूसरा लोक प्रशासन, और तीसरा मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। क्लियर है? सुनो, कुछ सवाल इससे रिलेवेंट हम लिखेंगे और ये दोनों चीजें बाद में करेंगे। कुछ सवाल हम केवल इन दोनों शब्दों से रिलेटेड लिखेंगे और फिर हम इन सब का आंसर निकालेंगे। ठीक है? तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। आज जो हम काम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन से रिलेटेड ही है। क्वेश्चन नंबर 1, मैं देखो आपके कोर्स में थोड़ा सा चीजों को जोड़ता हुआ निकलूंगा ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। एक टॉपिक आपके कोर्स में है धर्म दर्शन, और ये सवाल आपका यहां नहीं बनेगा, कहां बनेगा? कहां बनेगा? इतिहास में। जैसे पिछली बार पूछा था किन्हीं 2 अनीश्वरवादी दर्शन के नाम लिखिए, पहला। फिर पिछली बार एक सवाल पूछा था प्रस्थान त्रयी किसे कहते हैं? प्रस्थान त्रयी किसे कहते हैं? तो कल मैंने नाम बताया था, भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र, तीनों को ज्वाइंट फॉर्म में क्या कहा जाता है? प्रस्थान त्रयी। क्यों कहते हैं उसका रीजन भी हम देख लेंगे, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति के लिए इन तीनों में ज्ञान की बातें लिखी हुई है। तो आपको यदि मोक्ष की तरफ जाना है, प्रस्थान करना है, तो उसके लिए आपको किसका ज्ञान होना चाहिए? भगवत गीता, उपनिषदों और ब्रह्म सूत्र का। तो ये सवाल है आपके हिस्ट्री में, लेकिन हम यहां से ये टॉपिक कवर करते हुए सीधा एथिक्स की तरफ बढ़ जाएंगे। इससे क्या फायदा होगा? एक तो एथिक्स के प्रति हमारा थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट और बड़ा अच्छा हो जाएगा, मतलब कहते हैं ना, जो गूढ़ चीजों को समझने का एफर्ट होगा वो और मजबूत हो जाएगा। प्लस कुछ चीजें मैं जब बताऊंगा तो इसके साथ ये एक और आएगा, जैसे हमारे सोशियोलॉजी के कोर्स में दिया हुआ है क्या? हिंदू नीति शास्त्र। ठीक है? तो आप इसको ऐसे डिवाइड करो, लिखो आप, या क्वेश्चन बना रहे हो? हाँ, पहला सवाल लिखो, दर्शन क्या है? व्हाट इज फिलोसॉफी? दर्शन क्या है? दर्शन क्या है? भारतीय तथा पाश्चात्य संदर्भ में बताइए, इंडियन तथा वेस्टर्न रेफरेंस में बताइए। भारतीय तथा पाश्चात्य संदर्भ में बताइए। व्हाट इज फिलोसॉफी? इंडियन रेफरेंस में और वेस्टर्न रेफरेंस में बताइए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, धर्म दर्शन क्या है? धर्म दर्शन क्या है? रिलीजन जो फिलोसॉफी है वो क्या है? तो आप लिखिए, भारत में, इसी को पूरा करिए, भारत में दर्शन के प्रकार समझाइए। टाइप्स ऑफ फिलोसॉफी, दर्शन के प्रकार समझाइए। ठीक है? तीसरा, अब जब ये धर्म दर्शन शब्द आया है तो इसको थोड़ा डिटेल समझने के, तो आप यहां लिख सकते हैं एक सवाल। देखो, षड जब हम हिंदी में बोलते हैं ना, तो षड का मतलब कितने दर्शन होते हैं? 6। तो ये लिखो, षड दर्शन क्या है? तथा इनसे संबंधित थिंकर कौन है? तथा इनसे संबंधित विचारक कौन है? तथा इनसे संबंधित विचारक कौन है? इनसे संबंधित विचारक कौन है? नेक्स्ट, वैदिक दर्शन और
अवैदिक दर्शन में क्या अंतर है? वैदिक फिलॉसफी और अवैदिक फिलॉसफी, वैदिक और अवैदिक दर्शन में क्या अंतर है? वैदिक दर्शन और अवैदिक दर्शन में क्या अंतर है? अगला लिखो, ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी दर्शन में क्या अंतर है? ईश्वरवादी, सीधा सा देखो, जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं वो कैसे दर्शन होंगे? वैदिक। और जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते, भाई कुछ दर्शन ये मानते हैं कि वेद थे, तो वो कैसे हो जाएंगे? वैदिक। यानी जो वेदों को मानते हैं वो कौन से होंगे? वैदिक। और जो वेदों को नहीं मानते वो कैसे होंगे? अवैदिक। जो ईश्वर को मानते हैं वो कैसे होंगे? ईश्वरवादी। लेकिन कुछ दर्शन, जैसे आप जैनिज्म को समझो, बुद्धिज्म को समझो, या एक चारवाक दर्शन है, सांख्य दर्शन है, मीमांसा दर्शन है, ये ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, ये नहीं कहते कि इस दुनिया में ईश्वर है, तो ऐसे दर्शन को क्या कहेंगे? अनीश्वरवादी। तो ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी दर्शन में अंतर बताइए। अंतर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। पाश्चात्य संदर्भ में दर्शन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? वेस्टर्न रेफरेंस में पाश्चात्य संदर्भ में दर्शन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? कितने भागों में बांटा जा सकता है? नेक्स्ट, अगला लिखो, वेद और उपनिषद क्या है? वेद और उपनिषद क्या है? वेद और उपनिषद क्या है? इनके प्रकार तथा महत्व बताइए। इनके प्रकार तथा महत्व बताइए। अब हमारा कॉन्सेप्ट यहां क्लियर हो जाएगा। नैतिक संप्रत्यय क्या है? एथिकल कॉन्सेप्ट्स क्या है? नैतिक संप्रत्यय क्या है? ज्यादा बड़ा नहीं, 220 वर्ड्स में या 15 शब्दों में पूछा जाए। मॉरल कॉन्सेप्ट्स क्या है? ठीक है, अगला। अच्छा, वैदिक फिलॉसफी जब पढ़ते हैं तो उसमें एक वेदों में कंसेप्ट आता है, रित। कौन सा शब्द आता है? रित। तो लिखो, वेदों में रित की अवधारणा को विस्तार से समझाइए। वेदों में रित की अवधारणा को, ऋग्वेद में इसका उल्लेख था, ठीक है ना, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। रित, रित जो कॉन्सेप्ट है उसको विस्तार से समझाइए। वेदों में रित की अवधारणा को विस्तार से समझाइए। ऐसा ही एक, अच्छा सॉरी, इसको पूरा करो, ठीक है, या अगला एक सवाल बना दो, रित का प्रशासन में क्या उपयोग है? नेक्स्ट, वेदों में ऋण की अवधारणा को विस्तार से समझाइए। वेदों में ऋण की अवधारणा को विस्तार से समझाइए। ठीक है, तथा आधुनिक संदर्भ में इनका महत्व बताइए। आधुनिक, मॉडर्न रेफरेंस में इनका इंपॉर्टेंस बताना है। आधुनिक संदर्भ में इनका महत्व बताइए। अभी हमारा ये कॉन्सेप्ट होगा, हम क्वेश्चन लिखते जाएंगे और बाद में जब पूरा पढ़ेंगे तो इन आंसर्स को क्या करेंगे? टैली करेंगे।
कहीं कहीं मुझे ऐसा लगेगा थोड़ा डिटेल पढ़ाना आपको, तो मैं नोट्स भी देता जाऊंगा। बस ये आंसर लिखने हमें, घर जाके भी इनको बेहतर करना है। ठीक है, अगला लिखो। हिंदू नीति शास्त्र क्या है? हिंदू नीति शास्त्र क्या है? हिंदू नीति शास्त्र क्या है? क्लियर है? नेक्स्ट। अच्छा, हिंदू नीति शास्त्र जब हम पढ़ते हैं ना, तो इसमें मुख्यतः ये सारी बातें आती है। सबसे पहली बात आती है पुरुषार्थ। तो आपको पता है कितने पुरुषार्थ होते हैं? 4। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कितने पुरुषार्थ होते हैं? 4। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपके हर पक्ष को मजबूत करता है। जैसे इंसान के नैतिक पक्ष को मजबूत करने के लिए धर्म, उसके भौतिक पक्ष को मजबूत करने के लिए अर्थ और काम, और उसके आध्यात्मिक पक्ष को मजबूत करने के लिए मोक्ष। सारा विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा, इसमें आते हैं वर्ण व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? वर्ण व्यवस्था। कितने वर्ण होते हैं? 4। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तीसरा, आश्रम व्यवस्था। ठीक है। चौथा, संस्कार व्यवस्था। 16 संस्कार होते हैं। आश्रम 4 होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और संस्कार 16 होते हैं, आप कल्चर में भी पढ़ते हैं। और कहीं कहीं हम यज्ञ के बारे में भी पढ़ते हैं। वेदों में किसके बारे में पढ़ते हैं? यज्ञ के बारे में। तो ये थोड़ा सा, यज्ञ हमारे कोर्स में डिटेल नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। क्लियर है? और जब हम धर्म दर्शन पढ़ते हैं तो एक चीज और इससे जुड़ जाती है, किस, जैसे क्या कहते हैं? धर्म निरपेक्षता। तो इसे भी हमें डिटेल में समझना है। क्लियर है? तो लिखिए, सब आपके कोर्स में इधर उधर नाम लिखे हुए हैं ये सारे। ठीक है, देखिए अगला सवाल लिखिए। हिंदू नीति शास्त्र क्या है? लिखा आपने? हाँ, अगला लिखिए। पुरुषार्थ, वर्ण व्यवस्था, पुरुषार्थ कॉमा वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और संस्कार व्यवस्था को विस्तार से समझाइए। संस्कार व्यवस्था को विस्तार से समझाइए। नेक्स्ट, अगला लिखिए। ये हो गया धर्म दर्शन। हाँ लिखो, धर्म निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेकुलरिज्म? धर्म निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट जो है उनको आपको 15 या 50 में लिखना है। तो लिखिए, निम्न अवधारणाओं को समझाइए। एक एक करके नाम लिखते जाओ। निम्न अवधारणाओं को समझाइए। यज्ञ, वेदांग, यज्ञ हो गया। दूसरा क्या? वेदांग, प्रस्थानत्रयी, प्रस्थानत्रयी, धर्म, मोक्ष, श्रेय,
छोटी छोटी कुछ बातें हैं, देख लेना। श्री वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य आत्मा, वेदांत, नव्य वेदांत, ब्रह्म। 15-15 शब्दों में ये सब हम लिखते हुए चलेंगे। आत्म साक्षात्कार, उपनिषद के वाक्य, उपनिषद के वाक्य, ऋत्विज, ऋत्विज, संहिता, आत्मा की अवस्थाएं, ऋणत्रय, ऋणत्रय, वेदों के संकलन कर्ता कौन है? वेदों के संकलन कर्ता कौन है? संकलन, संकलन कर्ता कौन है? जैन दर्शन का पंच महाव्रत, जैन दर्शन में कौन सा महाव्रत है? पंच महाव्रत। नाम सुना ना आपने? उसको अलग से भी लिख दो। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये सब भी हमें 15-50 तक तैयार करने हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। चूंकि गांधी पढ़ेंगे तो वैसे गांधी में भी आएगा ये। क्लियर? नेक्स्ट, निर्वाण, तीर्थंकर, केवल्य, केवल्य, सत्याग्रह, चरित्र, सब 15-15 शब्दों में। नैतिकता व नीति शास्त्र में क्या अंतर है?
अगला सवाल, अब सवाल बना के लिख दो बोले वापस से। नैतिकता व नीति शास्त्र में क्या अंतर है? मॉरलिटी और एथिक्स में क्या डिफरेंस है? नैतिकता व नीति शास्त्र में क्या अंतर है? क्लियर है? कुछ और बातों पे आओ। लिखिए, सोफिस्ट विचारधारा। सोफिस्ट विचारधारा कल बताया था, कौन सी विचारधारा? सोफिस्ट विचारधारा। और लिखो, वस्तुनिष्ठता। ये एक एक लाइन के क्वेश्चन है या दो दो तीन तीन लाइन में। वस्तुनिष्ठता लिखा, सत्यनिष्ठता, पारदर्शिता, प्लेटो के अनुसार न्याय सिद्धांत। प्लेटो के अनुसार न्याय सिद्धांत। क्लियर है? और लिखो, सुकरात के अनुसार ज्ञान और अज्ञान में क्या अंतर है? सुकरात के अनुसार ज्ञान और अज्ञान में क्या अंतर है? सुकरात के अनुसार ज्ञान और अज्ञान में क्या अंतर है? ज्ञान ही सद्गुण है। अगला सवाल, टिप्पणी कीजिए। ज्ञान ही सद्गुण है। ज्ञान ही सद्गुण है। नेक्स्ट, बुद्धिवाद और अनुभववाद में क्या अंतर है? बुद्धिवाद और अनुभववाद में क्या अंतर है? बुद्धिवाद और अनुभववाद में क्या अंतर है? बुद्धिवाद को बोलते हैं रैशनलिज्म। और इसको बोलते हैं एम्पिरिसिज्म। ठीक है, बुद्धिवाद और अनुभववाद में क्या अंतर है? रैशनलिज्म और जो ये अनुभववाद है जिसमें लॉक, बर्कली, होम थे। और लिखो, ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा में क्या अंतर है? ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा में क्या अंतर है? एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं ज्ञान मीमांसा, और तत्व मीमांसा को बोलते हैं मेटाफिजिक्स। ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा में क्या अंतर है? ठीक है, और बताइए। इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे सवाल बनते हैं। भौतिकतावाद 15-50 में पूछा जा सकता है। भौतिकतावाद, मैटेरियलिज्म बोलते हैं इसको, भौतिकतावाद, मैटेरियलिज्म। ठीक है, और लिखो, आइडियलिज्म, इसको प्रत्ययवाद क्या है? प्रत्ययवाद क्या है? अतिवाद क्या है? एक्सट्रीमिटिज्म। अतिवाद क्या है? प्रत्ययवाद क्या है? समीक्षावाद, क्रिटिसिज्म क्या है? समीक्षावाद क्या है? अध्यात्मवाद क्या है? स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअल। अध्यात्मवाद क्या है?
आत्मनिष्ठता क्या है? सब्जेक्टिविटी कहते हैं। आत्मनिष्ठता क्या है? तटस्थवाद क्या है? न्यूट्रलिज्म। ठीक है, तो ये बहुत सारे सवाल है। कुछ और लिखो। उपयोगितावाद क्या है? यूटिलिटी से रिलेटेड है। उपयोगितावाद क्या है? उपयोगितावाद क्या है? सुखवाद क्या है? हेडोनिज्म कहते हैं। सुखवाद क्या है? ऐसे वाद बहुत पूछे जा सकते हैं। ठीक है। आतंकवाद क्या है? नीति शास्त्र में आतंकवाद के बारे में भी पूछा जा सकता है। गांधी ने कुछ बातें ऐसी कही है कि हम आतंकवाद को नैतिक नियमों के कॉन्सेप्ट से कैसे कम किया जा सकता है, ऐसे सवाल भी बन सकते हैं। जब गांधी अपनी डिटेल में बात करते थे तो उसमें ऐसी चीजें थी जो आतंकवाद का विरोध करने वाले कुछ सिद्धांत थे। ठीक है, तो आतंकवाद क्या है? ठीक है। एक और शब्द होता है अलगाववाद, सेपरेटिज्म। अलगाववाद क्या है? पिछली बार जैसे इन्होंने पूछा ना, अतिवाद क्या है, पिछली बार मैंने इतना नहीं लिखवाया था, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है इस तरह की छोटी छोटी चीजें हम 15-50 में उठा लें, शायद एक दिन में हम सारा कवर कर लेंगे तो ठीक रहेगा। तो छोटी छोटी सारी बातें आपके कॉन्सेप्ट में डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो ये पिछली बार नहीं लिखवाया था, लेकिन इस बार हम इस पर काम करेंगे। ठीक है, लिखिए। उपयोगितावाद क्या लिख दिया आपने? ठीक है। और कांट के अनुसार नैतिक विचार क्या है, या कांट के नैतिक सिद्धांत कौन से हैं? कांट के, इमैनुअल कांट एक जर्मन फिलोसोफर थे। कांट के अनुसार नैतिक सिद्धांत कौन से हैं? इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है, कर्तव्य के लिए कर्तव्य से क्या समझते हैं, ये लिख दो आप। कर्तव्य के लिए कर्तव्य, ये कांट ने दिया था। कर्तव्य के लिए कर्तव्य क्या है? शुभ संकल्प क्या है? शुभ संकल्प क्या है? ठीक है, और लिखो कांट के अनुसार आदेश कौन से होते हैं? कांट के अनुसार आदेश कौन से होते हैं? संकल्प की स्वतंत्रता क्या है? संकल्प की स्वतंत्रता क्या है? संकल्प की स्वतंत्रता क्या है? कांट के अनुसार नैतिकता की 3 पूर्व मान्यताएं क्या है? नैतिकता की 3 पूर्व मान्यताएं क्या है? कांट के अनुसार नैतिकता की 3 पूर्व मान्यताएं क्या है? नेक्स्ट, सद्गुण क्या है और इसको लेकर किस किस ने विचार दिए? सद्गुण क्या है और इसको लेकर किस किस ने विचार दिए? सद्गुण क्या है, इसको लेकर किस किस ने विचार दिए? ठीक है। गीता और कांट में
समानताएं और असमानताएं बताइए। समानताएं और असमानताएं बताइए। बेंथम और मील के उपयोगितावाद में क्या अंतर है? बेंथम व मील, जॉन स्टुअर्ट मील थे और जेरोम बेंथम थे, दोनों के उपयोगितावाद में क्या अंतर है? बेंथम और मील के उपयोगितावाद में क्या अंतर है? क्या अंतर है? तो मेरे हिसाब से लगभग सब आ गए। ठीक है, अरस्तु के नीति शास्त्रीय विचार बताइए। अरस्तु के नीति शास्त्रीय विचार बताइए। अरस्तु के नीति शास्त्रीय विचार बताइए। ठीक है, और लिखो। बेंथम, मील, कांट, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, अनुभववादी, बुद्धिवादी, सोफिस्ट, लगभग सब आ गए। ठीक है, और इंडिया में बात करें तो वेद, उपनिषद, और इसके बाद में हिंदू नीति शास्त्र, इसके बाद में भगवत गीता है और गांधी है और जितने भी दर्शन का सारांश है। तो लगभग ये सवाल है। दो बड़े सवाल और बना लो, फिर हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। एक लिखो, भगवत गीता का नीति शास्त्र क्या है तथा प्रशासन में उसकी भूमिका समझाइए। भगवत गीता का नीति शास्त्र क्या है तथा प्रशासन में उसकी भूमिका समझाइए। और ऐसे एक सवाल बना लो, गांधी के अनुसार या गांधी के नैतिक विचार कौन से हैं? गांधी के नैतिक विचार कौन से हैं? विस्तार से बताइए। चलो, कितने सवाल है? लगभग 40 के आसपास। तो एक हमारा टास्क ये होगा, कल मैंने आपको बताया था कि पार्ट ए, याद है आपको? इससे लगभग हमारा पार्ट ए क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। और लास्ट मोमेंट पे आप इन चीज़ों को और पढ़ें। साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चनरी आती है उसको स्टडी करते रहो। देखो, बच्चों की क्या आदत होती है कि एक तो टेस्ट में इन्वॉल्व होना बहुत अच्छी बात है, दूसरा कोई जयपुर में, जोधपुर में जो कैंडिडेट काम कर रहे हैं आजकल, जो ऑनलाइन या सोशल मीडिया जो है वो काफ़ी मजबूत है, डिजिटल प्लेटफॉर्म काफ़ी मजबूत है, वहाँ भी वो जो टेस्ट सीरीज बना रहे हैं 2-4 इंस्टीट्यूट जो भी है, टेस्ट में जितने सवाल आते हैं मेंस में उनको देखते रहिए। आपको लगता है ये सवाल मैं कर सकता हूँ, उसको छोड़ दीजिए। नया सवाल है उसको अपनी कॉपी में लिख लो। समझ गए आप? क्योंकि जनरली हम जितने सवाल करेंगे, हम जो क्लास में काम करेंगे वो बहुत ही मजबूत काम होगा। मैं अभी भी ये बात अच्छे से जानता हूँ कि कुछ ऐसे विषय है जिसमें बहुत बड़ा वैक्यूम है, उसको आप नहीं फील कर सकते हो। तो हमें यहाँ एथिक्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्लियर है? लेकिन आप इस बात को समझिए कि जहाँ भी टेस्ट बनते हो, थोड़ा अपना नेटवर्किंग जैसे कहते हैं उसको मजबूत करिए और ऐसे लोगों से थोड़ा कनेक्शन रखिए कि अच्छा वहाँ से टेस्ट में ये सवाल आया, उसको आप ग्रुप पे डाल दो, ताकि बहुत सारे क्वेश्चनरी को डिस्कस करो आप। क्योंकि यहाँ पे ये प्रीलिम्स नहीं है, मेंस है। जैसे पिछली बार सवाल पूछा, अतिवादक क्या है और हम इससे कैसे बच सकते हैं, तो ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। लेकिन मान लीजिए कहीं पूछा गया तो अच्छी बात है, आरपीएससी ने पूछ लिया। ऐसे कोई टेस्ट में सवाल बन रहा है, इवन आपके क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी कई जगह जाते हैं, आप मान के चलिए कई बच्चों तक पहुंचते हैं। तो जैसे बाहर से भी बनेंगे वो भी आप इन्वॉल्व हो जाइए उसमें। तो इससे क्या होगा,
हमें हर तरह के क्वेश्चन पे, यहां देखो ये प्री नहीं है, मेंस है। मेंस में आपको एवरी क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, आपको छोड़ के कुछ नहीं आना है कि पता चला ज्यादा अटेम्प्ट ले लिए तो हालत खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ तो सारे अटेम्प्ट लेने हैं। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, 2 नंबर के सवाल, 5 नंबर के सवाल और 10 नंबर के सवाल। तो आपके सामने यहाँ टोटल 13 सवाल आएंगे। कौन से विषय में? नीति शास्त्र। और एक भी सवाल हमें छोड़ना नहीं है। लेकिन कहां मजबूती होगी? यदि 2-2 नंबर, 5-5 नंबर के सवालों को आप अच्छा कर लोगे तो 10 नंबर के सवाल जनरली दायरे से बाहर नहीं होते, एक बार सुने हुए होते हैं। जैसे पिछली बार पूछा, एक सवाल भगवत गीता पे था, एक प्लेटो पे था और एक महापुरुष और लोकनायक जो होते हैं उनके ऊपर था। तो कोई भी बच्चा उस पर जनरली कुछ ना कुछ लिख सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका दायरा वहां नहीं आएगा। लेकिन आपने 2 नंबर 5 नंबर को बढ़िया लिखा है तो 10 नंबर में आपके मार्क्स बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि जितने सवाल बन सकते हैं, जैसे अभी मैंने 40 बनाए हैं, मैं हो सकता है 150-200 सवाल और आपको प्रिंट करके दे दूं। क्लियर है? तो कोई भी विषय में जितने क्वेश्चनरी हमारे माइंड में, लास्ट टाइम में हमें लगे अच्छा हाँ इसका आंसर लिख लेंगे, इसका लिख लेंगे, इसका लिख लेंगे, ऐसे हम निकलते जाए। ये हमारा रिवीजन शेड्यूल होना चाहिए। जो चीज हमें लग रही है यार इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ये पता ही नहीं, नाम ही नहीं सुना, तो उसको थोड़ा स्टडी कर लो आप। इस तरीके से मेंस की अप्रोच होती है। मेंस में बच्चे को कुछ ना कुछ लिखना है, लेकिन बहुत ज्यादा ब्रॉड होने की आवश्यकता नहीं है। यहां तो क्या है, कीवर्ड्स तैयार करने की अप्रोच में आना है। किसकी अप्रोच में आना है? कीवर्ड्स। जैसे आप कोई भी टॉपिक उठाते हो, दर्शन क्या है तो उसके कीवर्ड्स, दर्शन के कौन से भाग है उसके कीवर्ड्स, और हम लोग कीवर्ड्स और फ्लो चार्ट के तौर पे ही काम करना शुरू कर रहे हैं। क्लियर है? सबसे पहले लिखिए